इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, उसका डे 38 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देखने को मिलेगा। तो पहली न्यूज क्या है, तो आइए देखते हैं। पहली न्यूज है कि यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर ये कहाँ पे बन गया है, तो ये बना है आपका फिनलैंड में। तो यूरोप का जो सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर है वो कहाँ पर बना है, तो वो बना है फिनलैंड में। कहाँ पे, तो फिनलैंड में। और कब बना है ये, तो अप्रैल 2023 में, मतलब ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है। उत्पादन क्षमता के लिहाज से अगर आप देखिएगा तो यूरोप का जो सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर है, किसका, यूरोप का सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो वो है ओलिक-ल्यूओटो 3। क्या है, तो ओलिक-ल्यूओटो 3 जो है वो यूरोप का सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर है। अगर आप इसकी उत्पादन क्षमता को देखिएगा तो उत्पादन क्षमता कितना है इसका, तो 1600 मेगावाट। कितना है, 1600 मेगावाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता है। अब देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ये न्यूज है, क्योंकि ना इसमें हमारे भारत का भी संस्था जो है वो शामिल है। ये न्यूज क्या है कि संविधान में सुधार लाने हेतु, मतलब संविधान में सुधार करने हेतु किस देश ने जनमत संग्रह करवाया है, तो वो देश कौन सा है, तो उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान जो है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करने के लिए जनमत संग्रह करवा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि इसने इस प्रक्रिया का प्रत्यक्षदर्शी बनने हेतु हमारे भारत के निर्वाचन आयोग को आमंत्रित किया है। उन्होंने बोला है हमारे भारत निर्वाचन आयोग को कि आप जो है इसके प्रत्यक्षी क्या बनिए, तो आप बनिए, इसके प्रत्यक्षी बनिए, ठीक है। और हम देखेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 324 में। और कौन से पार्ट में है, तो ये पार्ट 15 में है, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि हमारे अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं। अब देखो, इस बार निर्वाचन आयुक्त कितने ज्यादा चर्चा में रह रहे हैं। एक तो हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो सिलेक्शन होगा वो एक कमेटी के द्वारा होगा। कमेटी के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेगी। तो कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, और सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो इस बार भारतीय निर्वाचन आयोग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, अब इस प्रश्न को, इस करंट अफेयर्स को लगाने का एक मोटो ये है, स्पेशल ये वाला, क्योंकि आप देखो 67 का जो एग्जाम हुआ था 8 मई को, उसमें भारत के बारे में पूछा गया था कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र का जो मेंबर बन रहा है, ठीक है, वो उसको जो सदस्यता मिली है वो कब से इस सदस्यता को ग्रहण कर रहा है, वो डेट पूछा था आपसे, ठीक है। तो इसलिए वहां से क्लू मिला कि नहीं, इस टाइप के प्रश्न वो उठा के पूछ लेते हैं। अगर भारत को कोई किसी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मेंबरशिप मिलती है तो वो वहां से प्रश्न पूछते हैं। तो देखिएगा, भारत को ना संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है। और भारत, इसका कार्यकाल भारत के लिए कब से प्रारंभ होगा, तो भारत इसके कार्यभार को कब से संभाल रहा है, तो 1 जनवरी 2024 से इसको संभालेगा, ठीक है। तो भारत जो है वो किसके लिए निर्वाचित हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग के लिए। और इसका कार्यकाल जो है वो 4 वर्षों का होगा इस आयोग में। और ये कब से स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, तो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैक-मोहन रेखा। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये तो स्टैटिक्स वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैक-मोहन रेखा जो है ना अभी चर्चा में था, जो कि भारत और चाइना के बीच में बाउंड्री लाइन है। ये चर्चा में इसलिए था ना क्योंकि अमेरिका जो है उसने मैक-मोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। तो प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा किस देश के द्वारा मैक-मोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दिया गया है, तो यूएसए के द्वारा मान्यता दिया गया है 15 मार्च 2023 को। अब इनको देखिए, एलिस बियालियास्की, ठीक है, ये जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो एलेन
बियालियात्स्की जो है उनको ना 10 वर्षों का कारावास प्रदान किया गया है। तो आप सोचोगे कि अच्छा ये जो है व्यक्ति, इनको 10 वर्ष का कारावास मिला, तो क्यों इतने इनको हम पढ़ रहे हैं, क्या बात है ऐसी? इनको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 2022 में इनको नोबेल का जो कैटेगरी होता है ना शांति के लिए, तो शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। बट इनको क्या हुआ, अभी हाल ही में इनको 10 वर्ष का कारावास सुनाया गया है। ठीक है, और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये बेलारूस के निवासी हैं। आसियान शिखर सम्मेलन 2023, अगर इसको देखिएगा कि आसियान शिखर सम्मेलन जो है, अगर आप देखोगे 2023 में इसका आयोजन कब हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था 10 से 11 मई को। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट इसमें कि इसका ना आयोजन हुआ कहाँ था, तो इसका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। और जो आसियान शिखर सम्मेलन है इस बार जो हुआ था वो 42वां संस्करण था। और इसकी थीम क्या रही? तो एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। इस बार जो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था आसियान शिखर सम्मेलन, वो कितनेवें संस्करण था? तो 42वां संस्करण था। थीम क्या रही इसकी? तो एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। पहली वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहला है। तो पहला जो आपका वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पे हुआ? तो ये न्यू दिल्ली, इट मींस इंडिया में हुआ। पहली बार ही हो रहा है। और कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? इंडिया में हुआ। कब हुआ? तो 21 अप्रैल 2023 को। आप लोगों में से किसको किसको याद होगा, मैंने पढ़ाया है कि 21 अप्रैल 2023 को उड़ान 5.0 जो है वो स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया। इसकी थीम क्या है? जो पहली वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ है, रिस्पॉन्स टू कंटेम्पररी चैलेंज फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, क्या थीम है इसकी? जो पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ है, नई दिल्ली में, इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई है रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्पररी चैलेंजेस फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट न्यूज है हमारा संघाई सहयोग संगठन। क्या है? तो एससीओ है। इसको देखो कि एससीओ का संवाद साझेदार इस बार कौन बना है? जो एससीओ है ना, उसका संवाद साझेदार कौन बना है इस बार? तो सऊदी अरब बना है। इंपॉर्टेंट है एससीओ भी चर्चा में, क्योंकि इसका 9वां मेंबर कौन बना है तो मैं नहीं बताऊंगी, आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, आपका होमवर्क ये। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ मुझे पता चलता है जब कमेंट देखती हूँ आपका, तो कि अच्छा कितने लोग जो है वो एक्टिव होके देख रहे हैं, क्योंकि जो आंसर करेंगे उनके बारे में पता चलेगा ना कि अच्छा उन्होंने दिया है आंसर, वीडियोस देखा उन्होंने से अच्छे से। तो आप बताइए कि एससीओ का 9वां मेंबर कौन बना है। और इस पर अगर आप देखोगे कि एससीओ का जो संवाद साझेदार है वो कौन है? तो सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब है। और कब बना ये? तो मार्च 2023 में। मई 2023 में एससीओ के संवाद भागीदार कौन कौन है? तो कुवैत है, मालदीव है, म्यांमार है और यूएई है। मतलब 4 आपको देखने को मिल रहे हैं, कुवैत, मालदीव, म्यांमार और यूएई। नेक्स्ट न्यूज है कि 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, ये जो हुआ है ना, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, कब? 22 से 24 फरवरी को। इसकी थीम क्या थी? मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो विश्व जो सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। थीम क्या रखी गई है? मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट न्यूज है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। तो इससे क्या प्रश्न पूछते हैं वो, कोई भी सूचकांक से, कि उसको जारी कौन करता है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले देखेंगे कि जारी कौन करता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब आप देखो प्रेस वाले याद करने का तरीका। ठीक है, प्रेस वाले को आप देखते हो, वो कभी भी देखते हैं कि अच्छा बाउंड्रीज बॉर्डर्स वगैरह देखते हैं, वो कहीं भी चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि चौथा स्तंभ बताया जाता है उनको लोकतंत्र का। तो इसको अब देखो, इसको जारी कौन करेंगे, जस्ट याद करने के लिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। जिसका बॉर्डर्स नहीं है वो क्या लागू करते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक।
इसमें ना 180 देशों को शामिल किया गया इस इंडेक्स में, और पहले स्थान पे नॉर्वे है, ठीक है। अंतिम स्थान पे नॉर्थ कोरिया है। देखते हो नॉर्थ कोरिया की कंडीशंस क्या रहती है, ठीक है। वहां पे लोगों को फ्रीडम नहीं है कि वो कुछ बोल सकें, ठीक है। भारत की रैंकिंग क्या है, तो ये भी कोई उतना अच्छे रैंकिंग पे नहीं है, 161वें रैंकिंग पे है। भारत जो है विश्व प्रेस सूचकांक में कौन से रैंकिंग पे है, तो 161 रैंकिंग पे है। ओके, ठीक है। तो इसको देख लिया, अब आगे देखते हैं। भारत की रैंकिंग याद रखिएगा, ठीक है। भारत की रैंकिंग कितनी है विश्व प्रेस सूचकांक में, तो 161वीं है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, इसमें देखिएगा ये फरवरी 2023 में आया, और इसमें हमारी भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 42वां है। जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है ना, उसमें हम कितने नंबर पे, हमारी रैंक क्या लगी है, तो 42 लगा है। और फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो यूएसए है, ठीक है। आप देखो, मैं बताती हूँ रिपोर्ट्स को कैसे याद करना है। इतनी सारी चीज को याद करना है, तो कुछ कुछ हम तरीका ढूंढ लेते हैं याद करने का। जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी आज, ठीक है, एक डेढ़ घंटे में अपलोड हो जाएगी। तो आपने ये वीडियो बताती हूँ कब देखा करो, जब रात को सोने जाते हो ना, उससे पहले वीडियोस देखा करो ये वाला। उससे क्या होगा ना कि रात में जब आप सोइएगा ना, तो आपके दिमाग में ये चलते रहेगा कि अच्छा हमने पढ़ा था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें हमारी भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 161 थी। अभी हम पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो इसमें हमारी भारत की रैंकिंग क्या है, तो हमारी भारत की रैंकिंग 42वीं है। तो इसको जब बार बार सुनोगे ना, ठीक है, और इंडेक्स तो लास्ट टाइम पे करना ही है, एक जगह कलेक्ट कर लेना इसको, लास्ट टाइम पे इसको एक बार देख लोगे ना, तो आपको थोड़ा सा दिक्कतें नहीं आएगी, आराम से आप टैकल कर लोगे एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, कि भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज, भारत का जो पहला कृषि डाटा एक्सचेंज है वो किसके लिए है, तो वो कब आया है, तो वो 11 अगस्त 2023 को आया है। और जो भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज ला रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं, क्या रीजन है इसको लाने के पीछे, तो इसको लाने के पीछे का रीजन ये है कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, क्या करना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। और भारत का जो पहला कृषि डाटा एक्सचेंज है, इसको कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो हैदराबाद में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। तेलंगाना सरकार जो है वो किसके प्रयासों से इसको स्टैब्लिश कर रही है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और IISc बेंगलुरु जो है उसके प्रयासों से जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो पहला कृषि डेटा एक्सचेंज को हैदराबाद में स्टैब्लिश कर रही है, ठीक है। किस चीज के लिए, तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है हमारा EPR, EPR मींस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये एक क्रेडिट है, ठीक है। तो ये EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला शहरी निकाय कौन बन गया है, तो इंदौर नगर निगम बन गया है। कौन बन गया है, EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला नगर निकाय, तो वो बन गया है इंदौर नगर निगम। अब आप सोचोगे क्यों मिला इसे, क्यों इसे ये EPR क्रेडिट का मिला इंदौर नगर निगम को, तो इसे इसलिए मिला है ना क्योंकि इसने प्रतिबंधित किया है किस चीज को, सिंगल यूज प्लास्टिक को, ठीक है, इसको प्रतिबंधित किया है, साथ में इसके पुनर्चक्रण के लिए भी काम किया है। ऐसा नहीं कि इसको इसने बैन कर दिया, ठीक है। अब जो लोग यूटिलाइज भी कर रहे हैं ना, तो उसको रिसाइकल कर सके उसका इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, ये कब है, तो 5 जुलाई 2023 को इसको जारी किया गया। डेट नहीं भी देखोगे, बस जस्ट ऐसे ही मैं डालती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये रिपोर्ट जो आई तो उसके अकॉर्डिंग अभी का डाटा क्या है, बस इसलिए मैं इसको लगाती हूँ डेट को। ये अंगटाड के द्वारा जो है विश्व निवेश रिपोर्ट जो है उसको जारी किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो FDI है ना, इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो भारत द्वारा वर्ष 2022 में 49 बिलियन डॉलर जो है FDI अंतर प्रवाह दर्ज किया गया है। तो भारत ने कितने FDI को दर्ज किया है अभी, तो 49 बिलियन डॉलर।
अगर देखिएगा कि वर्ष 2022 में सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्त करता देश कौन है, तो सबसे ज्यादा एफडीआई जो है वो यूएसए में आया है। कहाँ पे आया है, तो यूएसए में आया है। अगर आप एफडीआई का वो देखोगे, ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है, तो सिंगापुर का हमारे इंडिया में है। सिंगापुर, देन मॉरिशस, फिर यूएसए, उसके बाद कौन है, तो यूएई था। ऐसे ही क्रोनोलॉजी था उसका। नेक्स्ट न्यूज है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। इसको कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, कौन जारी करता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को, तो ये जारी करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 120 देश को शामिल किया गया। शीर्ष पर स्वीडन है और लास्ट पे यमन है। और हमारे भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 67वीं है। हमारे भारत की क्या रैंक लगी ऊर्जा संक्रमण वाले में, तो 67वीं लगी है। नेक्स्ट है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। तो ये निर्यात तैयारी सूचकांक है ना 2022, इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है नीति आयोग। कौन जारी करता है, नीति आयोग। और इसमें आप देखोगे कि शीर्ष स्थान में राज्य में कौन है, मतलब राज्यों में ना शीर्ष स्थान पे कौन है, इसमें किसमें, तो निर्यात तैयारी सूचकांक में, तो वो है तमिलनाडु। कौन है, तमिलनाडु है। अगर हिमालयी राज्य में आप देखोगे तो शीर्ष स्थान पे उत्तराखंड है। और निर्यात के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला कौन घोषित हुआ है, तो ये घोषित हुआ है जामनगर, जो कि गुजरात में है। ओके, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत। और हमारी बिहार की क्या रैंकिंग लगी इसमें, तो 22वीं रैंकिंग लगी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। ये जारी कौन करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2015-16 से 2019-21 की अवधि तक के दौरान 13.5 करोड़ लोग जो है वो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि लोग इतने अमाउंट में क्या हो रहे हैं, गरीबी से बाहर निकाल रहे। देखो धीरे धीरे क्या करेंगे, हम इन प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। तो अच्छा है तरीके से कि 13.5 करोड़ लोग जो है वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक से बाहर आए हैं। अगर आप देखो कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या में कहाँ गिरावट देखने को मिली है, तो यूपी में मिला है। मतलब यूपी में ना आपको सर्वाधिक गरीबों की संख्या में गिरावट देखने को मिलेगा। यूपी के बाद हमारा बिहार है। क्योंकि आप खुद देखो ना कि लास्ट टाइम आपने जब पढ़ा था बहुआयामी सूचकांक को, तो हमारे बिहार की क्या परसेंटेज भी थी, 51 पॉइंट समथिंग था। बट वो घट के अब क्या हो गया, 33 पॉइंट समथिंग हो गया है। बिहार राज्य जहां 2019-21 में, जहां पे 2019-21 में बहुआयामी रूप से 13.76% गरीब लोगों की प्रतिशत अधिक है। ठीक है, मतलब बिहार में कितने हैं, तो 33.76%। पीएम फसल बीमा योजना, ठीक है, ये जो पीएम फसल बीमा योजना है, इस योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो कर्नाटका को हुआ है। और केंद्र शासित प्रदेशों में किसे हुआ है, तो पुदुचेरी को हुआ है। किसे, पुदुचेरी को। उसके बाद है पीएम कुसुम योजना। ये क्यों चर्चा में, ये तो 2019 में ही आया था पीएम कुसुम योजना, बट ये अभी इसलिए चर्चा में है, कोरोना काल में ना पीएम कुसुम योजना की क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस योजना का विस्तार 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया। ठीक है, बढ़ा दिया गया इसका ड्यूरेशन। और इसका पूर्ण रूप क्या होता है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना है। नेक्स्ट है भारत श्री। ये क्या है, तो ये बजट में आपको देखने को मिला होगा। इसका पूर्ण रूप है भारत शेयर्ड रिस्पोजिटरी हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम्स। ठीक है, ये जो है 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए इसको भारत श्री को लाया गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सीरीज में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, बस 12 दिन की क्लास और बाकी, आपका डे 50 का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो फिर हम सारे वीडियोस को एक जगह मर्ज कर देंगे ताकि आपको एक मैराथन के रूप में वो मिल जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।